निःशुल्क सेवा दी जाएगी। उनको केवल अपना आधार कार्ड लाना है एक वेरिफिकेशन के लिए, जो वेरिफिकेशन हो सके कि आप यहाँ के निवासी। तो उनका भोजन, पानी, रहना, दवा सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। अनाथ आश्रम और काफ़ी लोगों की आप सेवा करने वाले हैं, तो काफ़ी बजट होगा वो। हाँ, बजट तो करीब 2-3 करोड़ रुपए का है। तो 3 करोड़ रुपए, तो उसमें कई लोग जुड़े होंगे। आप बीजेपी जब नहीं थी सरकार में, आप देख रहे हैं कि 10 वर्षों से काफ़ी शांत माहौल है, खासतौर से यूपी में। तो यूपी के हर बनारस में ही कई जगह दंगा हो जाता था, वहाँ बच गए, वहाँ काट दिया गया। तो आशुतोष भैया, आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पर जो युवा है लेकिन बीजेपी से काफ़ी तरह से परेशान है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर काफ़ी लीक हो गया था। और आप जानते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद साल भर 6 महीने कई लोग 4-4, 55 साल से लगे हैं। करीब 7-8 वर्षों से काम किया है। अच्छा, भारतीय युवा मोर्चा में? हाँ। ये तो बीजेपी वाला है। हाँ, वो भाजपा से है, युवा मोर्चा से। तो उसमें आप क्या काम किए हैं? मैं पूर्व में संवाद सेल में जिला संयोजक रहा। अच्छा। जिसमें सदस्यता अभियान जब चलाया गया मोदी जी के द्वारा, तो उसमें 10,000 सदस्यों को। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम फिर आपको एक शख्स से मिलाते हैं जो समाज सेवक है और काफ़ी दिनों से समाज के हितों में काम कर। नमस्कार। तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि हमारे दर्शकों को कि कहाँ पे आप क्या कैसा काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम आशुतोष सिंह गहरवार है। मैं सहारा शिखर सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और जो मेरा आश्रम बन रहा है वो बंगालीपुर में है, राजा तालाब के पास। बंगालीपुर, राजा तालाब जी। आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो गरीब वृद्ध हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए मैं एक आश्रम निर्माण करा रहा हूँ, ताकि जो बेचारे रोड पर असहाय पड़े हुए हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उनका मैं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर सकूँ। उनके रहने, दवाई, मैंने सारी व्यवस्था मैं स्वयं उठाऊँगा। सारी व्यवस्था आप स्वयं उठाएंगे वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए। तो ये अभी आपका जो आश्रम है अभी कितना बनकर तैयार हुआ है? देखिए, हम लोग प्लिंथ लेवल तक पहुँच चुके हैं। अच्छा। क्योंकि बरसात होने लगा 1-1.5 महीने से, तो ये थोड़ी समस्या रही कि आवागमन में असुविधा रही, क्योंकि रोड निर्माण नहीं हो पाया। प्रधान जी को भी हमने सूचना दिया है और वहाँ के जो क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको भी अपना सूचना दिया गया है कि भाई साहब, ये पुण्य काम हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सड़क निर्माण करके जो है इस पुण्य कार्य में भाग लीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब तक वो बन के तैयार हो जाए और कितना एकड़ में है? अच्छा, देखिए, एकड़ में नहीं अभी तो, क्योंकि अपना एरिया जैसे हाँ, कितना है? करीब 5,000 एरिया है ना, कितने लोगों तक मैक्सिमम हो सकता है? देखिए, अब चूँकि वहाँ कार्य जो है वो 3 फ्लोर का बनाया गया है। 3 फ्लोर का? 3 फ्लोर का है। उसमें एक ऑफिस और 3 बड़े-बड़े हॉल हैं। उसके ऊपर अलग-अलग रूम टाइप के बने हुए हैं। उसके ऊपर और भी रूम बनाए जाएँगे। एक, क्योंकि बाबा का पूजा करते हैं, काल भैरव बाबा का। आप बहुत अच्छा चंदन लगाए और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। तो काफ़ी आध्यात्मिक से जुड़े हैं आप। जी हाँ, आध्यात्म से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। माता-पिता जी भी अध्यात्म के साथ रहे। अच्छा। तो हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। बस अपना यही इच्छा है कि उसमें एक छोटी गौशाला 5 गायों की, जिसके दूध से जो है वृद्धों को भी दूध मिल सके और गौ की भी सेवा हमारी हो जाएगी। उस अनाथ आश्रम के साथ साथ आप गौशाला भी मतलब प्लान कर रहे हैं कि गौशाला, ताकि मतलब जो वृद्ध जो रहेंगे उनको दूध, पौष्टिक चीज़ें मिल सके। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो देखिए, भैया हैं और काफ़ी अच्छा समाज सेवी काम कर रहे हैं। और ये राजा तालाब जो हमारा है बंगालीपुर वृद्धाश्रम, मतलब अनाथ बच्चे और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं। और उनका पालन पोषण, खाने पीने का खर्चा ये भैया स्वयं खुद उठा रहे हैं। और साथ में गौ आश्रम भी खोल रहे हैं, ताकि गौ माता का भी वहाँ पे देखभाल होता रहे। और गौ माता से जो मतलब दूध प्राप्त हो, वो हमारे जो माता पिता हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको अच्छे से मिलता रहे, ताकि वो स्वस्थ रहें भी। तो ये बहुत अच्छा काम भैया कर रहे हैं। अच्छा भैया, आपका पॉलिटिक्स में मैंने लोगों से चर्चा किया था यहाँ आने से पहले कि भैया कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो लोगों ने आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से उत्तर दिया था और काफ़ी अच्छा वक्तव्य लोगों का रहा आपके प्रति। तो आप पॉलिटिक्स में हैं, सुनने में आया है कि आप किसी संगठन से जुड़े हैं, तो वो संगठन कब से जुड़े हैं? देखिए, संगठन से तो हम 2005 से ही जुड़े हुए हैं। 2005? हाँ, भाजपा में हम रहे। भाजपा में पहले हम मंडल में रहे। अच्छा, मंडल। जी हाँ, लोहता मंडल में थे। अच्छा। वहाँ के हम सक्रिय सदस्य रहे, फिर मंत्री भी रहे। उसके बाद भाजपा का ही एक अलग शाखा है, वो संवाद सेल। संवाद सेल? हाँ, संवाद सेल मैं उसका सह संयोजक रहा, जिले का, वाराणसी का।
और उसके बाद हमारी मुलाकात डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी से हुआ। वो प्रयागराज के थे। वो युवा मोर्चा में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे। तो उनका भी मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझसे अच्छा परिणाम यह मिला मुझको। उन्होंने कहा कि आशुतोष आप युवा मोर्चा में क्यों नहीं सेवा देते हैं आप? तो हम कहे ठीक है भैया, अगर आप आदेश करते हैं तो हम युवा मोर्चा में जुड़ते हैं। तो तो बहुत अच्छा हुआ। मैं युवा मोर्चा में रहा 15 जिले का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य। 15 जिले का। 3 वर्षों तक अपनी सेवा दी। इसमें सदस्यता अभियान, युवा सम्मेलन, जिसमें माननीय पंकज जी राजनाथ सिंह के लड़के हैं, मुख्य अतिथि थे। तो उसमें भी हमने सेवा दी है। तो आप इतने सालों से हैं, 15 साल से ज़्यादा मतलब लगे हैं। तो जो संगठन है, तो जाहिर सी बात है, आप जैसे युवा चूँकि ज़मीनी स्तर से आप जुड़े हैं और काफ़ी कुछ सोचते हैं लोगों के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, काफ़ी गलत और सही का आपको फ़र्क है। तो क्या वो संगठन आपके बारे में कुछ सोच रही है कि आगे बढ़ाने के लिए? अब देखिए, कार्यकर्ता अपना कार्य ही करता है ना। अब तो संगठन के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको सोचना है। कार्यकर्ता अपना काम करता है और कार्यकर्ताओं के काम को देख के अगर उच्च पदाधिकारी को लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति योग्य है, संगठन को आगे ले जा सकता है, तो निश्चित वो कुछ न कुछ दायित्व तो देता ही देता है। तो आपका जैसे कुछ तो आभास होगा, जैसे लखनऊ तक, दिल्ली तक आपका बातें होते वहाँ तक पहुँच रही हैं, या फिर उनसे संपर्क हो रहा है कि नहीं आपसे? देखिए, संपर्क तो हमने जिले के लोगों से भी किया है, क्षेत्रीय अध्यक्ष से भी किया है, लखनऊ में भी हमारी बात है, बात दिल्ली में भी हो रही है। अब तो संगठन के बड़े पदाधिकारी ही जानेंगे कि क्या करें। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं कि संगठन आपको आगे करे। और क्योंकि आप जैसे युवा नेताओं की ज़रूरत भी है, और आप क्योंकि समाज सेवक हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जैसा नेता शायद नहीं है कोई। अच्छा, ये 15 साल से आप यहाँ जुड़े हैं, ये आपका खुद का आगे का प्लान क्या है फ्यूचर का? देखिए, फ्यूचर का प्लान यही है कि अनाथ आश्रम तो हम खोल ही रहे हैं। गौ की सेवा और वृद्धों की सेवा तो अपना मूल प्रथम उद्देश्य ही है। दूसरा ये है कि अगर संगठन अगर हमें कुछ अच्छी जिम्मेदारी देगी, अच्छा दायित्व देगा, तो हम जरूर कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि हमने 15 वर्ष बीज निगम को भी सेवा दी है। बीज निगम को? हाँ तो बीज निगम में 15 साल तक आप सेवा किए? हाँ, बीज निगम में मैं संविदा पर था। तब तो आप किसानों के बारे में, हित के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, क्या है क्या नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बीज से ही हमारा मैंने हमारे कार्य ही बीज का वितरण का करता है। अच्छा अच्छा। तो आज मतलब जो किसान हैं हमारे, उनको अच्छे किस्म की बीज नहीं मिल पाती है, ताकि अच्छे किस्म का अगर बीज मिले तो अच्छा पैदावार हो, तो उनको नुकसान ना हो, घाटे में ना जाए। क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद 6 महीने 5 महीने के बाद जब फसल काटने योग्य होता है, तब उसके बाद फसल काटते हैं, और उस परिस्थितियों में कभी कभी फसल अच्छी नहीं हो पाती हैं ज़्यादातर, तो बहुत काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत सारे किसान जो हैं आत्महत्या भी कर लेते हैं बेचारे सब लोग। तो किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे, या फिर जो बीज जो घपला होता है सिस्टम जो है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये है कि अ, बात घपला और उसका नहीं है। मेन ये है कि देखिए, जब जानकार व्यक्ति किसी जगह पर बैठता है ना, तो उसके हर पहलुओं को जानता है कि बीज की गुणवत्ता क्या है, किस किसान को वो बीज दिया जा सकता है। जब बीज में भी कई कैटेगरियाँ हैं ना, फाउंडेशन है, CS है। फाउंडेशन मतलब हो गया कि जो सर्टिफाइड सीड से ऊपर है। अच्छा सर्टिफाइड फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि जो ब्रीडर, पहले ब्रीडर होता है, अच्छा। ब्रीडर के बाद फाउंडेशन होता है, F1 F2, उसके बाद CS होता है। तो जो आपको कृषि विभाग के ऑफिसों में भंडारों पर जो बीज उपलब्ध होता है, वो फाउंडेशन होता है। अच्छा वो फाउंडेशन का ये है कि आप एक बार बीज लगाए तो उसकी गुणवत्ता 3 वर्षों तक बनी रहती है। जो पैदावार बीज पहले वर्ष दे रहा है, वो 3 वर्षों तक लगातार देते रहेगा। इससे आपके आय में भी बढ़ोतरी होगी, बीज की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। तो जब बीज की गुणवत्ता बढ़ी रहेगी तो निश्चित है कि प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा तो आपका आमदनी भी अच्छा होगा। आमदनी अच्छा हुआ तो निश्चित है कि आपका विकास होगा, आपदा की प्रदेश का वजह से विकास होगा। कभी कभी फसल नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ। तो आप संगठन से जुड़े हैं, तो क्या संगठन उनके लिए काम अच्छे से कर रही है? देखिए, संगठन अपना किसानों पर ही पहला फोकस तो, देखिए सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, चाहे किसी की रही हो, मेन फोकस तो पहले किसान ही दिखाई देते हैं ना। और चूँकि भाजपा का मेन फोकस किसान ही है,
क्योंकि अच्छा। जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है वो जमीन से ही उठे पड़े हुए हैं, किसान ही हैं। कोई उद्योगपतियों से कार्यकर्ता नहीं पैदा हुआ है। भाजपा एक संगठन है, पार्टी नहीं है। तो जब संगठन से जुड़ा हुआ, संगठन में वही व्यक्ति होता है जो नीचे तबके से जुड़ा हुआ है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके लिए आप देख ही रहे हैं, योगी तमाम योजनाएं चला रहे हैं। जो भी आपदा आ रही है उसमें किसानों को मुआवजा मिल रहा है, दिया जा रहा है। और तमाम नीचे के अधिकारी, एसडीएम स्तर, डीएम स्तर तक के लोगों को भी ये निर्देशित किया जा चुका है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सुविधा दिया जा सके। इस समय तो सभी अधिकारियों का कान एकदम टाइट किए हैं योगी जी। काफ़ी कानून व्यवस्था भी एकदम मस्त है, ध्वस्त है, चुस्त दुरुस्त है। हमको लग रहा है कि हर एक कैटेगरी को, निम्न वर्ग को, सबको न्याय अच्छे से मिल जा रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत सोशलाइज हो रही है, लेकिन बड़ी स्तर पे तो नहीं, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं काफ़ी। लेकिन अच्छा, अभी आपने बात किया कि किसानों के हित में सोच रही है सरकार, उन्हें प्रथम उनको रख रही है। तो आज जो बेरोजगारी इतने है, अभी जो पेपर लीक हुआ था नीट का, यूपी पुलिस का, तो इस पर और युवा जो होता है दिन दिन प्रतिदिन उनका संख्या बढ़ती जा रही है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी पर सरकार पर यही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि बेरोजगारी पर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है। उतना जो वादा किए थे मोदी जी कि 1-2 करोड़ हम प्रतिवर्ष देंगे जॉब लोगों को, तो उस पर वो अभी खरे नहीं उतरे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार नौकरी के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा नहीं है। रोजगार सरकार दे रही है, जिसमें इस समय योगी जी और मोदी जी ने मिलके विश्वकर्मा योजना इसलिए ही लागू किया है, जिससे जो है, जो गरीब युवा जो वर्ग के छोटे, हाँ, बच्चे हैं उनको एक स्वरोजगार हासिल हो सके। हाँ, वो चाहे वो फर्नीचर का काम हो, लोहे का काम हो, चाहे सिलाई हो, सिलाई का चाहे काम हो, वो मतलब हर तरीके की योजनाएं सरकार चला रही है कि जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। अब देखिए, सभी लोग को सरकारी विभाग में नौकरी देना संभव नहीं है, वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो या अभी है, वो दे नहीं पाएगी। नहीं, लोग जो युवा हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से वो लगे हैं, और उनके घर वाले गार्जियन जो भी है, जैसे बाहर अगर किसी का लड़का पढ़ रहा है, चाहे घर में पढ़ रहा है, तो अब तो लाइब्रेरी हो गई अपने अपने क्षेत्र में, तो लोग वहाँ पे जा जा के 6-6 घंटा 8-8 घंटा पूरे रात रात भर पढ़ रहे हैं। तो एक गार्जियन को एक उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाए तो अच्छी बात है। तो अब मोदी जी का भी एक स्पीच आया था, जब न्यूज पे कोई एंकर उनसे पूछा था, तो वो बोल रहे हैं कि जो बाहर हमारे जो ऑफिस के बाद जो आपके तल रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, तो उनको मान रहे थे, और वो रोजगार कर रहा है यानी नौकरी कर रहा है। तो आप इस पॉइंट को किस नजरिए से देखते नहीं, हैं? देखिए, रोजगार तो वो भी है। अगर हम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र अगर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है खोल रहे हैं, तो प्रशिक्षण केंद्र भी तो रोजगार में ही है ना। तो पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं, कहेंगे? क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं कहा जा सकता। हम स्वावलंबी बने हुए हैं। अगर हमारी इच्छा है, हम पान बेचने की इच्छा है, अगर हमारा पान बिक रहा है तो हमें एक रोजगार तो मिल रहा है ना तो वो हमारे। तो मजबूरी में लोग, नहीं नहीं, वो मतलब मजबूरी नहीं है। ऐसा मत कही कि वो मजबूरी है, किस चीज़ की वो मजबूरी तो, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लड़के जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएटेड हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या बहुत लोग पीएचडी, बीएड, बीटीसी करके, अब उनका वो बाद में जैसे होता है कि जब सब हार जाते हैं, तब सोचते हैं भाई कुछ ना कुछ घर का गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ऐसा कर लिया जाए। ये लास्ट स्टेज होता है उन लोगों का। तो अब उसको रोजगार कह देना, ये तो गलत ना ना, बात है देखिए, ना। उसको रोजगार नहीं कहा जा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें व्यक्ति अपने स्वयं से करता है, ठीक है। जैसे कुछ भाई जो पकौड़े तल तल रहे हैं, या चाट गोलगप्पा की दुकान लगा रहे हैं, पूड़ी समोसा सब्जी छोला बना रहे हैं, वो उनका अपना निर्णय है। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो सरकार उसको कहीं न कहीं रोजगार मेला लगा के या और भी तरीके से प्रशिक्षण करके उनको कहीं न कहीं रोजगार दे ही रही है। रोजगार आजकल जो मेला लग रहा है, तो उसमें तो करीब 50 लोगों का हो रहा है, लेकिन वहाँ पे करीब हमको लग रहा है कि 5,000 लोग कहीं ना कहीं पहुँच जा रहे हैं, लड़के। और आप ये भी तो नहीं कर सकते हैं कि जैसे अब पकौड़ा और फुल्की चाट लगाने के लिए इतनी डिग्रियां को, तो पीएचडी करने की तो आवश्यकता है नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, उसको उसको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो लड़का योग्य है, देखिए, शिक्षा का कहीं भारत में अभाव नहीं है, और न ही शिक्षण संस्थानों का अभाव है, न ही उद्योगों का अभाव है। अभाव कहीं नहीं है। अगर आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, तो निश्चित है कि आप अपने आप को वहाँ व्यवस्थित कर लेंगे। अच्छा, आप क्या देखें कि इससे इतने सालों से आप जुड़े हैं, और जबकि कांग्रेस उसके पहले 70 सालों तक ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस 70 साल रही है, बीजेपी तो अभी मतलब आई थी,
बीच में, लेकिन फिर उसके बाद गायब हो गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। जी जी। लेकिन जब इस समय जो मोदी जी हैं, तीसरा उनका प्रधानमंत्री है, तो बीजेपी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या बीजेपी में ऐसा है कि आप उनसे अभी तक जुड़े हैं? देखिए, बीजेपी के अंदर सबसे एक अच्छी बात ये है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, बीजेपी एक संगठन है। और संगठन का जो सबसे नीचे का कार्यकर्ता है वो आज प्रधानमंत्री है। अच्छा, पार्टी और संगठन में क्या अंतर है? पार्टी और संगठन में अंतर ये है कि जैसे एक सपा पार्टी है, हाँ। तो सपा अपने हिसाब के अपने जात के लोगों को ही बढ़ावा कर रही है, ठीक है। और संगठन का मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे के कार्यकर्ता, सबसे नीचे का कार्यकर्ता, वो चाहे वो किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मतलब सिख हो, सबको ईसाई हो, लेकर चल रही है सबको लेकर बीजेपी। चली, वो है संगठन। संगठन का मतलब हुआ कि सबको एकत्रित करना ही संगठन है ना। तो उनका नारा भी है, सबका साथ सबका सबका विकास। हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी है, जो सपा है, वो इस बार काफ़ी चेंज की थी, और अपना टिकट किसी एक वर्ग को न देकर कई वर्गों को दिया था, और उसका लाभ भी उन्होंने उठाया काफ़ी। और इस बार भी उन लोगों का नारा है कि इस बार आधा साफ हुआ बीजेपी, उस बार पूरा साफ हो जाएगा। तो आप इसको किस पॉइंट से आप देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए, पूरा साफ होने वाली बात नहीं है। ये उनका भ्रामक प्रचार है और भ्रामक उनकी सोच है, उनकी बुद्धि कुंठित हो चुकी है जो इस तरीके की बातें और चर्चाएं करते हैं। और हार जीत तो देखिए लगा रहता है, वो कभी आप हैं कभी हम हैं। अच्छा, राहुल गांधी और मोदी जी में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अगर आपको 10 स्टार मिलता है तो कितना उनको देंगे, राहुल गांधी को, और कितना मोदी जी को? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी में एक ही अंतर है, वो है बुद्धि की। बुद्धि की? हाँ, बुद्धि की ही अंतर है। एक के पास कुशाग्र बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है, सामाजिक और आर्थिक बुद्धि है। और एक के पास एक फैक्टर है केवल कि किसी तरह से जो हिंदू लोग हैं उनको बेइज्जत कर देना, उनको गिरा देना, और सनातन धर्म किसी तरह से वो नीचे हो जाए। उनका एक फैक्टर साफ साफ यही फैक्टर है। तो क्या मतलब आप कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या सनातन धर्म को या फिर हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, हिंदुओं के? अब दिखावा करने के लिए भले ही मान ले, वो अलग विषय है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। ये हमारा अपना विचार है, पार्टी का नहीं है, लेकिन हमारा अपना विचार ये जरूर है कि अगर वो सनातन धर्म को मानते तो जैसे लोकसभा और अयोध्या में नहीं राज्यसभा में, गए? नहीं नहीं, गए नहीं गए, उनके जाने और ना जाने से भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हम आपको स्पष्ट बताएं, जो ईश्वर है ना उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। किसी पार्टी के आप अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होके आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रद्धा तो आपको अपने हृदय से होगी ना। अगर हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है तो आपको लगे कि नहीं आशुतोष जी ठीक है, और हमारे प्रति आपके मन में अगर श्रद्धा नहीं है तो आपको लगेगा आशुतोष जी बेकार है। अच्छा, इतनी श्रद्धा होने के बावजूद भी जो 70 सालों से ताला बंद था, और उसको मोदी जी या बीजेपी जो संगठन है, वहाँ पे ताला खुलवाया, और भव्य पूरा विश्व स्तर तक उसको सराहनीय कार्य हुआ, वो न मंदिर बना, हमारे राम जी आए, काफ़ी चर्चे में रहे, लेकिन फिर भी वहाँ से बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। इसको आप किस नज़रिए से देखें? देखिए, हार जीत कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हो सकता है कि जो हमारी योजना, कार्य योजना है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हो। कभी कभी ऐसा है ना कि घर का मुखिया कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दे, उससे एक परिवार असंतुष्ट हो, तो वो असंतुष्टि के चलते ही हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि जैसे जैसे समय बदलेगा, हमारी योजना अंतिम पंक्ति व्यक्ति के तक पहुंचेगी, तो उसके लेकिन अंदर वो इसमें पूरा अयोध्या असंतुष्ट हो गया। नहीं, पूरी अयोध्या असंतुष्ट होता तो शायद हमें एक वोट भी नहीं मिलता। आप काल भैरव जी को मानते, पूजा करते हैं, जी। तो आप एक मतलब नॉर्मल मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एनर्जी को मानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को? मतलब अगर लोकल भाषा में कहा जाता है भूत प्रेत को, आप क्या मानते हैं? देखिए, अब विज्ञान के जगत में तो भूत प्रेत नहीं है। आप विज्ञान तो नहीं हाँ, मानते? विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन विज्ञान से ऊपर ईश्वर है। ईश्वर को मानते हैं आप? निश्चित मानते हैं। अगर इस संसार में शिव है तो उसके साथ प्रेत भी है ना। भगवान को कहा गया है ना कि भूत प्रेत के साथ ही शिव है। भूत के जो अधिष्ठाता अधीश्वर जो है वो महादेव ही है। तो अगर एक तरफ दिन है, अगर आप सूर्य को मानते हैं तो आप रात को भी आपको मानना पड़ेगा। तो सेम है, अध्यात्म अध्यात्म इतनी बड़ी जगत है ना, उसकी मतलब उसकी चर्चा करना ही मतलब वो है। आप उसकी जितना चर्चा करते चले जाएंगे, उसमें आपका समय, दिन, महीने, वर्ष बीतते जाएंगे।
मतलब भूत प्रेत है मतलब इस धरती पे। इस संसार में भूत प्रेत हैं, भगवान है तो भूत प्रेत है। भगवान है तो भूत प्रेत है और भूत प्रेत है तो भगवान। भगवान किसी एक राशन में 5-6 लोग अगर मेंबर है तो 5 किलो ऐसे ही काट लिया जाता था, लेकिन हालांकि अब काफ़ी कह रहे हैं ना, शासन व्यवस्था और हर एक चीज़ काफ़ी सुधर गया है यूपी का। देखिए, योगी जी की सरकार है, शासन व्यवस्था तो ऐसे ही चुस्त दुरुस्त है। और रहा बात ये जो राशन काटने वाले लोग हैं और उनका सेवा समाप्त है। अब आपको थंब इम्प्रेशन करना पड़ रहा है, आधार कार्ड से आप लिंक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सरकार अपनी अपडेट सारी जो है चीज़ों को अपडेट कर रही है। और निश्चित है कि आप कुछ महीनों में देखेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है उनको भरपूर राशन मिलेगा। सरकार के पास पर्याप्त राशन है, खाद्यान्न अच्छा, है, ये वो गरीब पहले लोगों को जो हम मिलेगा। लोग न्यूज पहले देखते थे और फ्रंट पे ही आ जाता था, इतने यहाँ दंगा हो गया, वहाँ काट मार हो गया, 1-2 पेज तो ऐसे ही भर भर जाते थे पर डे। और न्यूज पे भी लोगों में बहुत दहशत होती थी कि उस इलाके से या कहीं पर भी, जैसे खास तौर से हिंदू जो मुस्लिम का इसमें जो मुद्दा है काफ़ी मतलब है। अभी योगी जी कोई अभी फिर से कहें कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये है कि योगी जी की जो बात है वो सही है कि आप अगर जातिवाद में बट गए तो निश्चित है कि कांग्रेस कटना कहना आपको चाहते पड़ेगा। हैं कि जातिवाद गणना हो मांग, कांग्रेस के चाहने से जातिगत गणना नहीं होगी और बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें मतलब क्या गड़बड़ है? अगर वो चाहते हैं कि जातिगत गणना हो, कि पता चल जाए कि कितने ब्राह्मण है, कितने क्षत्रिय है, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने पटेल है, कितने यादव हैं, तो इस तरीके से अगर जातियों को गणना करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें सामाजिक वैमनस्यता फैल जाएगी ना। आप इस चीज़ों को समझिए, या तो आप बाबा साहब के कानून को न मानिए, उनके संविधान को ही ख़त्म कर दीजिए। अगर चूँकि पूर्व में लालू प्रसाद यादव द्वारा या तेजस्वी द्वारा ये कहा गया कि जिसकी जितना से वो रहेगी, संख्या ज़्यादा रहेगी, उसकी भागीदारी उतनी रहेगी। देखिए, भागीदारी होना और संख्या होना गलत नहीं है। ये निश्चित होना चाहिए कि अगर आपकी जनसंख्या 100 है तो 100 में 70 व्यक्ति को नौकरी मिले। ये तो भाजपा भी चाह रही है कि लोगों को नौकरी मिले। लेकिन अगर ये कर दे कि नहीं, अब समाज को या सनातन को बाँट के ये फ़र्क कर दे कि नहीं, यहाँ अब देखिए जिस जिस गाँव में क्षत्रियों की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी, फिर वहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के अन्य जो वर्ग के लोग हैं, उनके में कुंठा का शिकार नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक है ना कि या जिस जगह पर हरिजनों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। अच्छा, अभी जो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, तो उसमें अभी आप अपडेट, अभी न्यूज आप देखे होंगे कि जो हिंदुओं की, मतलब किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जो हिंदुओं की जनसंख्या 8% घटी है, जबकि मुसलमानों की 44% बढ़ी है। और जबकि याद है हमने पढ़ा था कि कहीं जब शुरुआत में जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस समय जो मुसलमान थे यहाँ से 3 से 4 करोड़ थे, और अब जो है वो करीब 30 से 35 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं। और दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से वो लोग अपना जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, जबकि हिंदू 1-2 पर सहमत हो गया। संदेश देना चाहते हैं या फिर समाज को? देखिए, समाज को हमारा संदेश यही है कि आप हम दो और हमारे दो की नीति को ही अपनाएं, जिससे चाहे जिस भी वर्ग के, हाँ, किसी भी वर्ग के होगा, जिससे समाज का उत्थान हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके। देखिए, जनसंख्या जितनी आप बढ़ाएंगे उतने संसाधनों का अभाव आप अपने लिए करते चले जाएंगे। अगर आपकी ज़मीन 1 एकड़ है और उसमें आपकी जनसंख्या अगर लाखों की हो जाएगी, तो रहने के लिए 100 स्क्वायर फीट मकान भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि अल्लाह देगा। ये उनकी सोच है। देखिए, इसमें अल्लाह और इसकी कहानी नहीं है। इसमें जो है, जो कठमुल्ले टाइप के लोग हैं, जो मदरसे में बैठे हुए, मौलवी, हाँ, वो मौलवी जो है वो कट्टरपंथ को अपने अपना दिमाग में बैठाए पड़े हैं। वो शिक्षा कम और जहर ज़्यादा उगल रहे हैं। तो अगर वो अपने बच्चों को शिक्षित कर दें, साक्षर करने का प्रयास करें, उच्च शिक्षा दें, वो ये जानकारी दें कि नहीं भाई, अब हमको अपना जो परिवार है वो सीमित रखने की आवश्यकता है, जिससे से भोजन पानी अन्य रोजगार सब कुछ मिल सके। तो इसमें उनको शिक्षा का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब शिक्षा का स्तर उन लोगों का कम है, हाँ, इसलिए ऐसे बातें होती हैं और बच्चे भी बहक जाते हाँ। हैं। अब देखिए, बच्चे तो घड़े के समान है ना, जिस जैसा हाल- जैसा आप ढालेंगे उस हिसाब से वो चलेंगे। सही बात है। तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, अगर उनके तक हमारे वीडियो जा रहा है और वो देख पा रहे हैं,
तो कृपया अपने बच्चों को ऐसे कट्टरपंथियों से, ऐसे जहर उगलने वाले गुरुओं से बचा के रखिए और उनको सही दिशा निर्देश दीजिए और सही मायने में उनको सही जगह भेजिए अपने बच्चों को, ताकि एकता बनी रहे, प्रेम बनी रहे। हमारे भारत की जो विविधता है, जो संस्कृति है, वो अपना हमारी सोच बनी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वृद्ध असहाय लोग हैं, बच्चे हैं, अनाथ, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए जितना, क्योंकि आयु ईश्वर तय करता है, ये तो हम नहीं जानते कि हमारी आयु कितनी है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपना समय कम है और काम ज़्यादा है, तो काम जितना कर सके उतना बेहतर। बड़ी अच्छी काफ़ी पॉजिटिव बातें आप करते हैं, काफ़ी एनर्जी वाली बात करते हैं। जो निराश हैं, जो डीमोटिवेट हैं, उनको मोटिवेट ज़रूर मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। निश्चित, देखिए आदमी को मोटिवेट स्वयं से होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वयं से मोटिवेट नहीं हो पाएंगे तो आप एक बड़ी लकीर नहीं खींच सकते, और बड़ी लकीर खींचने के लिए आपको अपने से मोटिवेट होना पड़ेगा। आप किताबों से भी मोटिवेट हो सकते हैं, किसी का वीडियो देख के मोटिवेट हो सकते हैं, ज्ञान तो अच्छा, ज्ञान है, कहीं से ले ये तो बात भैया आप सही बोले हैं। अगर दूसरों के माध्यम से अगर हम मोटिवेट होते हैं, दूसरों को वीडियो देख के, तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता नहीं है। टिकता है। और स्वयं से आप मोटिवेट होंगे तो वो चीज़ें चलेगी, क्योंकि देखिए आपकी वो प्रेरणा में हो जाएगा ना, आपकी दिनचर्या में आ जाएगा वो। ये चीज़ हमें हम तक पहुँचना है, हासिल करना है, तो हाँ, उसके लिए आप हमारा प्रोसेस देखिए है। जब आप लक्ष्य बड़ा नहीं करेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उसको प्राप्त कर पाएँ। तो अच्छा, ये लक्ष्य बड़ा आप करिए। आश्रम जो खोल रहे हैं, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, और काफ़ी लोगों की आप सेवा करने वाले हैं, तो काफ़ी बजट होगा वो। हाँ, बजट तो करीब 2-3 करोड़ रुपए का है। तो 3 करोड़ रुपए, तो उसमें कई लोग जुड़े होंगे, आप अकेले तो। मैंने अकेले संभव कहाँ है, हम भी देखिए मध्यम परिवार से हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा कहीं रखा पड़ा हुआ है, लोगों के सहयोग से ही ये हो रहा है। उसमें कई लोग अपने साथ सहयोगी हैं। सहयोगी हैं, जी, उनका उसमें, नाम आप। हाँ, उसमें देखिए प्रथम पे तो राजेश सिंह जी हैं, कनकपुर के हैं। राजेश सिंह जी, हाँ, तो वो क्या काम करते हैं? समाज सेवक हैं कि? वो समाज सेवी भी हैं और एक दो भट्ठा उनके पास है, अच्छा, भट्टा वट्टा चलाते तो हैं। वो भी हैं। एक विजय गुप्ता जी हैं, जो हमारे साथ सहयोगी हैं, गंगापुर के। विजय गुप्ता गंगापुर के हैं। हाँ, विजय गुप्ता गंगापुर के हैं। उनका पार्ट टाइम क्या है? उनका अपना बिजनेस? एक व्यवसाय है, शायद पापड़ संबंधित कोई व्यवसाय है उनका, अच्छा अच्छा, विजय गुप्ता। तो वो अपना वो करते हैं। एक विशाल जी हैं, जौनपुर से। अच्छा, जौनपुर से भी जुड़े हैं लोग। हाँ, जौनपुर से हैं। उत्तराखंड से अपनी दीदी हैं अर्चना भट्ट जी। उत्तराखंड से हैं। हाँ, उत्तराखंड से ही अवधेश भट्ट जी हैं। अच्छा। और मुंबई से ठाकुर रमेश सिंह हैं। मुंबई से। हाँ, तो ऐसे 8-10 लोग, एक सुशील जी हैं ये मोहनिया से, अच्छा। तो करीब 8-10 लोग हैं, वो अपने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक जमुआ से हैं, पंडित जी हैं, पवन उपाध्याय जी, अच्छा अच्छा, वो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कि यूपी से भी आप, जो भी व्यक्ति हैं उसमें जुड़े हैं बनारस के, और प्लस बनारस के अलावा भारत के कोने कोने से आपके साथ हम लोग हाँ, जुड़े हैं। देखिए क्योंकि देखिए आध्यात्मिक काम है, पुण्य का काम है ना, तो सब हमसे कहे कि नहीं भाई हमारा भी सहयोग लीजिए, तो सबके सहयोग से ही काम हो रहा है, और जितना सहयोग मिल सके उतना सहयोग से ही आश्रम बनेगा। देखिए आश्रम किसी एक व्यक्ति के चाहने या सोचने से नहीं होता ना, और हमारे माता पिता जी ने अपना ज़मीन खरीद के आश्रम को दे दिया कि भाई आप आश्रम बनाओ, तो हम अपने माता पिता जी का भी आभारी हैं। अभी आपके माता पिताजी हैं कि नहीं? हाँ हाँ, वो जीवित हैं। हमारे पिताजी बीज निगम में थे। बीज अब निगम में थे। हाँ, वो उनका शुभ नाम बताएंगे? प्रेम सागर सिंह है, और अच्छा। माता जी नीलम सिंह है, वो रिटायर हो गई पिताजी, तो वो आके अपना ज़मीन दिए और कहें कि ठीक है ये इतना बड़ा पुण्य काम करना चाह रहे हो तो लेके कार्य शुरू करो। चलिए भैया, आप आपके साथ जो भी जुड़े हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे काम के लिए वो जुड़े हैं और काफ़ी सराहनीय काम है, और लोगों की बहुत सारे दुआएं उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। जी जी, और काफ़ी ये अच्छा काम है, लोग नहीं सोच पाते हैं, और सोच भी नहीं पाते, देखिए क्या अब अपना सोचेंगे सोच लोग। ये है कि समाज के जितने ज़्यादा से ज़्यादा तबके के लोग जुड़ जाएं। एक अपना लड़का मित्र है, अभिषेक कुमार पांडे जी, हम्म, उनका भी बड़ा आश्रम में सहयोग रहा। वो चूँकि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आश्रम के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा है, अच्छा। तो उसके उसके सहयोग और उसके मतलब एक तरीके से समझिए वो खुद वो हमारा मार्गदर्शन करता है, तो उसके मार्गदर्शन से भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा रहता है कि
इन लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हम लोग करने में सफल हो रहे हैं। हमारे दर्शकों से आप लास्ट में क्या मतलब कहना चाहते हैं? देखिए, यही कहना चाहते हैं कि ये भाई जी हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और लाइक करिए, और लोगों से यही सहयोग है कि अपना जो आश्रम बन रहा है, अगर ये वीडियो आपको इनके माध्यम से आपके तक पहुंच रहा है, तो ज़रूर आश्रम के लिए कुछ न कुछ सहयोग करिए। पुण्य काम है। इस पुण्य काम में जितना आप सहभागी बनेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ज़रूर सहयोग करिए आप लोग और भैया के साथ जुड़िए और दिल से जुड़िए, क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे हैं और हम ऐसे ही मतलब इनके पास नहीं है, बहुत लोगों से चर्चाएं की, इनके बारे में सुना, तब मैंने यहाँ सोचा कि भैया से एक बार मिला जाए। तो ठीक है, अच्छा, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।